आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्र। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर पढ़ाई चल रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है। फिर हम शुरू करेंगे हमारा जीएस बुलेटिन आज। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले कई सारे बुलेटिन हमने पॉलिटी से रिलेटेड किए, फिर हमने ज्योग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी के एग्जाम्स हो चाहे नॉर्मल लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं, लगभग उसकी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। अब बात आती है कि कुछ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, तो टॉपिक बेस्ड में हमने प्रेसिडेंट देख लिया, हमने वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, और आज बारी है गवर्नर की। तो इस तरह से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो एक तरह से पूरा जो शासन है, पूरा इंडिया है, वो पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया का ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया की पॉलिटी हो, प्लस हिस्ट्री की ब्रह्मास्त्र क्लासेस जो है रेगुलर आपको मिल रही हैं। उसके साथ हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहती है लक्ष्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे। पर आपको जानकर ये खुशी होगी कि लक्ष्य अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस के साथ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाकर ऐप डाउनलोड करना है। अब ऐप क्या है, कैसे पता चलेगा, तो आपको सिर्फ जाकर प्ले स्टोर पर लक्ष्य अकेडमी डालना है और आपको ऐप मिल जाएगा। आप जाइए और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में परचेज करिए अपने कोर्सेज को। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्यों हम परचेज करें जब फ्री नॉलेज यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कैसे? अब जैसे आपको नोट्स चाहिए, यहाँ पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं, एक बार में खत्म हो गया है, पर कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट ऑफ करके आराम से पढ़िए। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट्स जो हैं, क्योंकि अभी आप नहीं कहीं जा पा रहे हैं, तो रेगुलर एक डिफरेंट फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें बुलेटिन भी स्टार्ट करनी है, पर एक बार ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, आपको फैसिलिटीज खुद पता चल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना जीएस बुलेटिन पार्ट 16। तो अगर हम बात कर ले अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न क्या है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल। अब आपको पता है कि अगर आप गवर्नर पढ़ रहे हैं तो आप गवर्नर से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो पार्ट 6 है आपका, जैसे पार्ट 5 था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, वैसे पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, सबके बारे में बात करता है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जब हम बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें एक गवर्नर आता है, एक चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और एडवोकेट जनरल आता है, एडवोकेट जनरल आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल्स 153 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब ये एडवोकेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। 5 थे, इसमें 4 क्यों है, क्योंकि वाइस गवर्नर जैसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो इस तरह से पार्ट 6 के बारे में हम देख लिए। अब जो पहला है, हमने देखा था कैसे प्रेसिडेंट जो है अपने एक्शन देते हैं बिल को, वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पर जो गवर्नर है, जो बिल पास होता है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो राज्यपाल की जो सहमति है वो किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, ऑप्शन देख लीजिए, 200, 255, 159 और 160। कौन सा आर्टिकल है जिसमें एक्सेंट है कि हाँ बोलना है, बिल को हाँ बोलना है, पास करना। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, आंसर है आपका आर्टिकल 200। बिल्कुल, जो लोग सही आंसर दे रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। कुछ लोग हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आप 15-20 मिनट दे रहे हैं और आप इतना प्रोडक्टिव क्लास कर रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ तो चुके ही हैं आप लोग, बस रिवाइज करना है। बाकी इसकी प्रॉपर थ्योरेटिकल क्लास के लिए मैंने पहले भी कहा है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इतने नॉमिनल से प्राइस पे ऑल ओवर द कंट्री आपको कहीं स्टफ नहीं मिलेगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आर्टिकल 200 हमने देख लिया, बिल पास करने पे जो सहमति देनी है। अभी हम अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार, मतलब जो आरक्षित विधेयक है उसका उल्लेख है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को बिल भेज सकते हैं उनके विचार विमर्श के लिए। तो वो कौन से में मेंशन्ड है, 201, 202, 213 और 200। तो जो गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा जाता है
वो आर्टिकल 201 में उल्लेखित है। तो फिर से आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई है? राज्यपाल को। तो बिल्कुल राज्यपाल भी क्या है, ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। तो उसका जो पावर है वो किस आर्टिकल में है? 201, 202, 213 और 214। तो बिल्कुल 213 में, आर्टिकल 213 में ये मेंशन है कि आपका गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब हम शुरू से एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी बताइए कि आखिर वो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक गवर्नर ही होगा, गवर्नर्स होंगे स्टेट में, राज्यपाल होंगे। जल्दी से बताइए। 152, 53, 54, 156। तो आपको बता दिया जाए, आर्टिकल 153 क्या बताता है आपका कि स्टेट के गवर्नर्स भी होंगे। तो ये जो पद है, इस पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 153 में है। ये बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो अब एक राज्यपाल होगा तो पद की शपथ भी दिलाई जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तो गवर्नर को कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट, जो भी स्टेट का गवर्नर है उस स्टेट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो ऑप्शन बी जो है आपका, वो आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस तो हम लोग कर रहे हैं, पर आपको ध्यान भी रखना है किस ऑर्डर में हम चल रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओथ आपका 159 आर्टिकल में मेंशन। अभी देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो राज्यपाल में निहित होंगी। तो आर्टिकल 153 में क्या बताया कि एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल ये जो सारी शक्तियां हैं यहाँ की, कहाँ की? राज्य की सारी कार्य शक्तियां जो है वो निहित होंगी राज्यपाल में। तो वो 154 में कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य का प्रमुख कार्यकारी मुखिया कौन होता है? प्रमुख कौन होता है, मुखिया कौन होता है? तो हेड ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट हमने देखा था, कौन होगा? तो वो प्रेसिडेंट होगा। और यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट किसको कहा जाता है? स्टेट के, तो राज्यपाल को, गवर्नर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बता दिया जाए कि लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, मतलब वैसे भी जो गवर्नर है आपका उसको डुअल रोल कहा जाता है। क्यों? एक रोल तो उसका है क्योंकि वो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। दूसरा है आपका क्या, केंद्र सरकार का एजेंट भी माना जाता है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसे? राज्यपाल को। ऑप्शन सी जो हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्यपाल के पद से हटा सकता है? तो कौन है जो राज्यपाल को पद से हटा देगा? तो अगर आप बात करें प्रेसिडेंट को पद से हटाने का, तो हमने देखा था कहाँ कौन हटा सकता है? तो पार्लियामेंट हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? इम्पीचमेंट द्वारा। किसी भी हाउस में ये पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया प्रेसिडेंट के खिलाफ लाकर उनको हटाया जा सकता है। तो गवर्नर को कौन हटा सकता है? क्या विधानसभा हटा सकता है? क्योंकि यहाँ तो प्रेसिडेंट को संसद के सदन हटा सकते थे, तो क्या यहाँ विधानसभा है? तो बिल्कुल नहीं। क्या संसद हटा सकता है? तो हमने शुरू में देखा गवर्नर की बात, तो गवर्नर स्टेट से रिलेटेड है, संसद का रोल नहीं होता है। तो क्या प्रेसिडेंट हटा सकते हैं? तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है आपके प्रेसिडेंट, वो हटा सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपरली आपके भारतीय संविधान में ये मेंशन्ड है कि जो आपका गवर्नर है वो तब तक काम करेगा अंडर द प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति को मान्य होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उनका कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, उनको किसी दूसरे स्टेट का गवर्नर बना सकता है, या उनको पद से हटा भी सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है?
राष्ट्रपति सीक्स एडवाइस फ्रॉम हूम। हमने कहा राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो किसी की सलाह से हटाएंगे। तो क्या मंत्रिमंडल की सलाह से हटाते हैं, क्या उच्च न्यायालय की सलाह से हटाते हैं, क्या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से हटाते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दिया जाए, प्रेसिडेंट होल सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यपाल के लिए, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका सही है, बिना किसी की सलाह के हटा सकते हैं गवर्नर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिटिंग गवर्नर की मृत्यु के मामले में निम्नलिखित में से कौन उस राज्य के कार्यों को निर्वाह करता है? कौन राज्यपाल के रूप में कौन निर्वाह करता है? ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के केस में कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है, और जब वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है उपराष्ट्रपति का, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर भी क्या वो फॉलो होता है? तो जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। कोई भी नहीं, कोई भी क्यों नहीं? अब किसी स्टेट का अगर गवर्नर किसी भी कारणवश मृत्यु के कारण हट जाता है, तो किसी दूसरे स्टेट के गवर्नर को उसकी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। तो हमें किसी और को वहां लाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेसिडेंट किसी को नियुक्त कर देते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि अब प्रावधान 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक स्टेट का जो गवर्नर है वो किसी और स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। तो इस तरह से ये पद जो है कभी खाली नहीं होता कि वहां पर कोई और आके बैठे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, राज्यों के खातों से संबंधित जो नियंत्रण महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट है सीजीआई की, वो किसको प्रस्तुत की जाती है? तो जब आपको तभी हमने पढ़ा था, कब? पॉलिटी बुलेटिन 10 में ही की, जब ही भी रिलेटेड होगा अकाउंट किससे? स्टेट से, तो रिपोर्ट कैग किसको सबमिट करेगा? तो कैग सबमिट करेगा गवर्नर को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो होता है वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से एक बार देख लीजिए। राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा या कौन से सत्य है? पढ़ लेते हैं इसको। पहला है, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक का आरक्षण राज्यपाल के विवेक से होता है। तो कोई भी जो बिल है जो रखा गया है, अभी हमने देखा क्वेश्चन 1 ही था कि 2 था कि राष्ट्रपति के लिए जो बिल है वो कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा, तो वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? तो क्या वो राज्यपाल के द्वारा डिसाइड होता है? दूसरा कह रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल के विवेक के अनुसार होगा, नहीं होगा। फिर तीसरा है, मंत्री स्तरीय सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको बता दिया जाए कि इसमें से सही क्या क्या है। तो सही है 1 और 3। 1 क्या है आपका कि जो बिल है वो बिल्कुल कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के रखा जाएगा। तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जब रखा जाएगा तो गवर्नर रखेगा, तो इसलिए गवर्नर के ही डिस्क्रिप्शन में आता है, उनकी ही बुद्धिमत्ता के अनुसार। फिर उसके बाद मिनिस्टेरियल एडवाइस जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग था, वो अनलाइक प्रेसिडेंट गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है आपका अगला प्रश्न। आप देखिए कौन कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं। ऑप्शन देख लीजिए। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा के सदस्यों को हटा नहीं सकते हैं। दूसरा है आपका, राष्ट्रपति संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उसे परामर्श करते हैं। प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेते हैं? गवर्नर की। राज्यपाल लोगों को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त करते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि सारे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। किसके विषय में? तो गवर्नर के विषय में। तो इस तरह से आप गवर्नर के से रिलेटेड 3 शक्तियां भी जान चुके हैं इस क्वेश्चन के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 402 कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब इनकी नियुक्ति बड़े खास तरीके से होती है। क्या तरीके से? इनके लिए कोई इलेक्शन और कोई ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या है? उनको बस 2-3 कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जिससे प्रेसिडेंट जो है अपने हिसाब से गवर्नर नियुक्त करते हैं, लेकिन सलाह लेते हैं। तो उनको बिल्कुल एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए,
दो और जो ऑब्लिगेटरी कंडीशन है वो ये है, पहला जो है कि आउटसाइडर होना चाहिए। क्यों? ताकि जो जो गवर्नर है, जो स्टेट है, वो बिल्कुल स्टेट के कोई भी भेद ना करे, बिल्कुल आराम से काम कर सके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन ना कर सके। तो इसलिए उसको एक आउटसाइडर होना आवश्यक है और प्रेसिडेंट की नजरों में सही होना। ये अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहला कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति की विशेषता आयरिश संविधान से ली गई है। तो आपको बता दिया जाए, जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो है हम वैसे भी लिए हुए, बट यहाँ पर ये बिल्कुल नियुक्ति प्रक्रिया हमने हटा दी है, उस हिसाब से नहीं की है, क्योंकि हमें इतना आवश्यक नहीं है। गवर्नर का रोल भी एक तरह से सिंबॉलिक ही होता है, दिखावटी ही होता है। तो हमने क्या किया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया गवर्नर की नियुक्ति। तो इस तरह से ये जो है सही हो जाता, गलत हो जाता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो सत्य में दूसरा देख लेते हैं। संविधान का व्यक्ति के लिए केवल 2 योग्यता प्रदान करता है जिसके लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो सही, संविधान सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस मांगता है, इंडियन सिटीजन और 35 साल की उम्र। बाकी 2 जो है वो ऐसी एडिशनल होती है जिसको ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो नहीं वाला आप देखिए, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय स्टेट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति रखता है। राज्य विधानमंडल को बुलाना, सत्रावसान करना, भंग करना, ये सब भी अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास। दंड से राहत या छूट देने की जो शक्ति है, क्या वो भी है? तो बिल्कुल वो भी है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ये गलत तो बी है, लेकिन बहुत क्लोज सा गलत है। क्या क्लोज सा गलत है? एकदम पास है, क्योंकि राज्य उच्च न्यायालय का प्रेसिडेंट ही करता है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। इस तरह से आपको जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है, और ये जो पावर है ये राज्यपाल के पावर के संबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 404, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है 404। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकहीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू गवर्नर। देखिए क्या क्या है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित कर देना। राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। तो इसमें से कौन सा है जो उनकी शक्तियों के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है? जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। तो जो पहला है आप देख रहे हैं, पहला है आपका, तीसरा है, ये दोनों तो आपको बिल्कुल ही सही दिख। जो पहला है, जैसे कहा कि इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। तीसरा जो कहा क्या कि रिजर्विंग बिल पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों तो हम वैसे भी देख चुके हैं। अब मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट क्यों इनके डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है। और रूल्स बनाना, तो बिल्कुल कोई रूल्स इनको बनाने की आवश्यकता नहीं, रूल्स पहले से मेंशन है। इस तरह से आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसी मामले में यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए तो उसे देय परिलब्धियां या भत्तों का वहन कैसे किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है कि दोनों राज्यों में से कोई एक पे करेगा, तो ये गलत है। पहला राज्य जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था वहां से वेतन भत्ता मिलेगा, तो ये भी गलत है। सही क्या है? बिल्कुल दोनों राज्यों से निर्धारित एक अनुपात साझा किया जाएगा। जो कौन डिसाइड करेगा? तो जो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तो राष्ट्रपति के निर्धारित किए हुए अनुपात के अनुसार ही दोनों स्टेट जो है वो गवर्नर को क्या करेंगे? पेमेंट देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राज्यपाल की आधिकारिक निवास कौन सा है? तो आपको ये नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन रखा जाता है कि नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल क्लियर ये राजभवन होना चाहिए। वहां क्या था? राष्ट्रपति भवन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है? तो उल्लेख, जब शपथ की बात की जाए तो 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के आकस्मिक कार्यों के निर्वहन का उल्लेख है? कंटिजेंसी फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो 159 में आपका ओथ था, 153 आपका बता रहा था कि एक गवर्नर होना चाहिए, और आपका जो 160 है ये क्या बताएगा? तो ये बताएगा कि क्या क्या आकस्मिकता में गवर्नर के क्या क्या कार्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि राज्यपाल का जो पावर है टू ग्रांट पार्डन, क्षमादान का जो पावर है वो कहाँ उल्लेखित है? तो आपका बता दें 161 में इसका उल्लेख है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, माफ कर देने की जो शक्तियां हैं वो 161 में निहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 410वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? तो आपको याद होगा तभी हमने बताया था 74, 75 और 163 और 164। तो इसका आंसर तो बिल्कुल 163 होगा, पर यहाँ पर क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसकी मदद करेंगे, हेल्प और एडवाइस करेंगे? तो राष्ट्रपति की। और 75 में था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे यहाँ पर 163 में कहता है कि गवर्नर की एडवाइस और एड के लिए, हेल्प के लिए को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और 164 में कहता है कि वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट लेजिस्लेचर। अभी जो आंसर है वो 163। तो इसके साथ हम समाप्त करते हैं गवर्नर से रिलेटेड जो प्रश्न। आपको बता दिया जाए कि ये थे अत्यधिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं गवर्नर के संग्रह से। इससे बाहर आपको नॉर्मल बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एक बार गवर्नर के हमने सारे पावर्स देख लिए, रिलेटेड जो भी आर्टिकल से इम्पोर्टेंट वो सब हमने खत्म कर लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।